नमस्कार। जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बेहतर हैं और रोजगार के पाने के क्रम में केवल रोजगार उसी को नहीं है जो पाना नहीं चाहता कि भाई रोजगार के लिए अवसर नहीं मिले। ये बहाना एक यूनिवर्सल बहाना है। कल पुष्पेंद्र सर ने आपको बताया और कल सेशन में भी आपको बताया कि भाई देखो किस तरीके से पुलिस की वैकेंसी आई। तो मेरा ये मानना है कि करने वाला शख्स बड़ा बुरा होता है, उसे किसी भी हालत में वो कर गुजरता है ना। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको करने की चाहत है वो कर ना पाए, और कर केवल वो ही नहीं पाता जिसको करना ही नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी भर्तियां आना है ना, ये सब रोजगार के अवसर हैं और आप अवसर की तलाश में हो, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप अपने अवसर को भुना कैसे पाते हो। ठीक है भाई साहब। तो उसी क्रम में हम लोगों ने कल आपके सामने बहुत सारी चीजें डिस्कस भी की थी और मैंने बहुत शॉर्ट में ये बात बताई भी थी कि भाई जीएस का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर हम इतनी सारी क्लासेस देखते हैं, इन क्लासेस में हमारी जीके किससे मजबूत होगी? भाई ये एक तो बड़ा सवाल है कि सर क्लासेस तो बहुत चलती हैं, आप भी यूट्यूब पे एक दो क्लास लेते हो, तो हम कौन सी क्लास जीके की देखें? भाई ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि नहीं कि सर इसको देखें या उसको देखें, क्योंकि सर आपको तो पता हो सकती है, हम तो चूंकि नए हैं। है ना कि सर हम तो हैं बिल्कुल नए। अगर हम नए हैं तो हमें कैसे पता चले जी हम कौन सी की क्लास देखें? तो मैं इस बारे में आपसे एक चीज कह सकता हूं कि भाई साहब आपको करना यह है कि आपको ना, आप जीके को केवल जीके मानो। जीके केवल जीके है, उसके पीछे टैग चिपका दिए, ये एग्जाम वो एग्जाम फलाना एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं है। जीके केवल जीके होती है। अगर आप उसको एक बार सही तरीके से पढ़ लो तो फिर वो पेपर चाहे आपका कोई भी हो। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आपको तो जीके जीएस की क्लास, कोई एक क्लास अपने लिए चुन लेनी चाहिए कि मेरा लेवल इस लेवल का है और इसमें से बात साफ मुझे समझ में आ रही है, तो उसको तुम्हें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये टैग आप लगाते हो, टैग जीके जीएस में लगता है नहीं, है ना। क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप ही लोग पढ़ रहे हो, अब सास भी तो कभी बहू थी, हम भी तो कभी स्टूडेंट रहे हैं और हो सकता है हम आज भी स्टूडेंट हों। तो उस क्रम में बात जो सटीक है, वो सटीक बात ये निकल कर आती है साहब कि आप लोगों को करना क्या है। आप लोगों को एक क्लास चुननी है और एक बैच चुनना है एप्लीकेशन पे, उस पर लग के आप पढ़ो। ठीक है, उस पर लग कर पढ़िए और इधर उधर दाएं बाएं ज्यादा भगने की आवश्यकता होती नहीं है, उसी से काम हो जाएगा। मैंने एक बार पहले बताया था कि एक बड़ा चीज समझ में आनी चाहिए बच्चों को, द सिलेक्शन ऑफ टीचर। आप किसी भी एक टीचर को जो आपके लिए सटीक है उसको चुनिए और उसको फॉलो करते चले जाइए। पता चल जाता है बच्चे को कि भाई ये टीचर में पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता, इसको पढ़ाना आता भी है कि नहीं आता, है ना, या इसको पता है चीजें कि नहीं पता, ये सब पता चल जाती है। और आपको यूट्यूबर वर्सेस टीचर में तो अंतर करना आना चाहिए। और वो आपको, अब बच्चे इतने समझदार हैं, कल हमारे एक मित्र से बात हो रही थी, वो कह रहे थे सर बच्चे समझदार हैं, वो अब टीचर और यूट्यूबर में अंतर समझ लेते हैं। तो आप समझदार हो। अब आते हैं मुद्दे पर मेरे प्यारे साथियों। आपकी पहली क्लास है ना, और इस क्लास से आप अंदाजा लगाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम आपको क्या पढ़ा सकते हैं, है ना, हम आपको क्या नहीं पढ़ा सकते हैं, ये सब आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, और आपको यही पता चल जाएगा कि भाई और उसे कैसे कहानी अलग है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, थंबनेल आपने देखा, मेरे पीछे आप कुछ इमेजेस देख रहे हैं। ये दुनिया है सितारों की दुनिया, है ना। और सितारों की इस दुनिया से हर आदमी, देखिए आप तो शायद ना रहे हो, लेकिन पहले जब गांव में रहते थे तो खुले में सोते थे, तो ऐसा कोई शख्स ने आसमान की तरफ ना देखा हो। आसमान की तरफ देखकर अचानक ही दिमाग में कुछ बातें आती हैं कि आखिरकार सब हो कैसे रहा है, ये सब सितारे कैसे चल रहे हैं, चांद कैसे चल रहा है, सूर्य कैसे निकलता है, कैसे छिप जाता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जो जानना ना चाहता हो। अच्छा, ये वही सितारों की दुनिया है जिसको लेकर आजकल लोग सोशल मीडिया पर आते हुए कि तुम्हारे सितारे क्या कह रहे हैं। तो तुम्हें अपने तारों सितारों के बारे में समझना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि दुनिया आखिर बनी तो बनी कैसे। बिल्कुल चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी रानी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर है हमारे ब्रह्मांड की, है ना। और इसी ब्रह्मांड को हम आज समझने वाले हैं, ब्रह्मांड विज्ञान जिसे कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज बहुत याद रखिएगा, ब्रह्मांड विज्ञान से अब सवाल बढ़िया तरीके के बनने, हाँ ब्रह्मांड के बारे में आज हम करने वाले खूब बढ़िया प्रश्न अब यहां से बनने लगे हैं। मेरे प्यारे साथियों, लेट्स मूव टुवर्ड्स कॉस्मोलॉजी। हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दैट इज ब्रह्मांड विज्ञान, जिसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड विज्ञान, हमारा टॉपिक ब्रह्मांड विज्ञान है।
ब्रह्मांड विज्ञान, जिसे कॉस्मो इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मोलॉजी। एक सवाल तो आपका कई बार यहीं से ही पूछा गया है कि द स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाती है? दैट इज कॉस्मोलॉजी। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स कहलाती है ये, ब्रह्मांड का अध्ययन। एक तो आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए साहब, हम इसमें क्या पढ़ते हैं? कॉस्मोलॉजी में हमें सर क्या चीजें पढ़नी होती हैं? कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं हम ब्रह्मांड बना कैसे, है ना। इसमें क्या क्या हमारे टॉपिक निकल कर आते हैं, जैसे द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, द ओरिजिन ऑफ गैलेक्सीज, आकाशगंगाएं कैसी बनी, क्या है आकाशगंगा, आकाशगंगा का आकार क्या है। अगर कोई ये कह रहा है कि आकाशगंगा स्पाइरल है, तो आकाशगंगा भाई सर्पिलाकार ही क्यों है? आकाशगंगा कितने प्रकार की होती हैं? अब कोई ये कह रहा है कि साहब आकाशगंगा में तारे होते हैं, तो आकाशगंगा में तारे कहां होते हैं सर? अच्छा, तारे हैं तो सर हम कहां हैं, हमारे ग्रह कहां हैं, हमारे उपग्रह कहां हैं? ये सारी बातें हमेशा पढ़नी होती हैं। फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि साहब सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, और ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी घटनाएं होती हैं जो आम आदमी के जीवन को इफेक्ट करती हैं, जो आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती हैं। जैसे क्षुद्र ग्रह का टकराना, है ना, धूमकेतु का घूमना, है ना, ऐसा क्या होता है पूरी दुनिया में, ज्वार भाटे का पैदा होना। ये सब चीजें आप पढ़ोगे। फिर आप आखिर में देखोगे कि क्या वास्तव में ब्रह्मांड में घूमती हुई चीजों से क्या पृथ्वी को किसी प्रकार का खतरा है, उसका साइंटिफिक तरीका क्या कहता है ना। ये सब चीजें आप इसमें पढ़ते हैं और निसंदेह रूप से पढ़ने में मजा आता है। हम आज वैज्ञानिक बड़े इस बात को जानने को जागरूक हैं कि ब्रह्मांड बना कैसे, और जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि नाउ, अरे वाओ, ये तो सर हमें बहुत दिन पहले समझ लेना चाहिए था। मजा आएगा, तारों सितारों में घूमते हुए तुम्हें मजा आने वाला है, इस बात को आप कंफर्म समझिएगा। ठीक है, चलिए साहब, तो हम जो आज का हमारा टॉपिक है, टुडेज टॉपिक, हमारा आज का टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये आज का हमारा टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। मेरे प्यारे साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी, आज हम अपने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन शायद यह भी संभावना है कि ब्रह्मांडों की संख्या भी बहुत सारी हो सकती है। कि क्या बात कर रहे हो, और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकते? इस बात की खूब संभावनाएं हैं कि धरती पर नहीं, ब्रह्मांड और भी हो सकते हैं। लेकिन आज हम अपने ब्रह्मांड में बात करेंगे। सर, मंदाकिनी और आकाशगंगा में क्या अंतर है? मंदाकिनी एक आकाशगंगा है, ठीक है। चलिए साहब, अभी आप सब चीज को थोड़े जुड़े रहिए, एक एक चीज में अंतर आप समझेंगे। बहुत सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं। देखिए, जब आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात करते हो, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो इस क्रम में लोगों की रुचि पहले से ही थी। पहले से ही रुचि इस क्रम में थी कि भाई आखिरकार ब्रह्मांड बना तो बना कैसे। इस रुचि को जानने के लिए सबसे पहले सामने आए एक शख्स, कौन? जिनका नाम था टॉलमी। क्या नाम था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे पहले विचार टॉलमी के द्वारा बताया जाता है। ब्रह्मांड की जब आप उत्पत्ति को देखेंगे, ये टॉलमी साहब हैं जो आप इमेज में देख रहे हो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे पहली कहानी टॉलमी साहब के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? टॉलमी साहब के द्वारा। टॉलमी साहब ने बताया कि देखो, मैंने बहुत दिन पढ़ाई लिखाई की है और मुझे पता चला है कि पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में अर्थ है। बाकी सारे ग्रह, जिसमें सूर्य भी शामिल है, क्या शामिल है? देख लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसमें सूर्य भी शामिल है, ये सब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ऑब्वियस बात है कि इस बात को मान्यता मिलनी जायज थी, क्योंकि धरती माता है और पृथ्वी को माता मानने का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हर जगह मौजूद है, किसी ना किसी रूप में। क्यों? आप किसी ईरान के ग्रंथ में देखें, सिंधु सभ्यता में देखें, वैदिक सभ्यता में देखें, कहीं ना कहीं इस बात को मान्यता मिलती है कि धरती ही मां है। और धरती, सिंधु घाटी सभ्यता में इस साफ दिखाया गया है कि धरती एक महिला के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है, जहां से यह बात साफ हो जाती है कि हमने धरती को मां माना। ठीक है, तो उनके इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्टेंस करने में किसी को कोई खास समस्या आई नहीं। उन्होंने क्या कहा? टॉलमी साहब ने कहा कि देखो, ब्रह्मांड जो है, या ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। किसके केंद्र में? ब्रह्मांड के केंद्र में है पृथ्वी। सबसे पहले उन्होंने यह बताया कि पृथ्वी, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है।
किन्होंने कहा यह बात? ये टॉल्मी साहब ने कही कि अर्थ इज इन सेंटर ऑफ यूनिवर्स, इज इन सेंटर ऑफ यूनिवर्स। भैया यूनिवर्स के केंद्र में पृथ्वी मौजूद है। यह साहब किन्होंने कहा है? टॉल्मी साहब ने बात की। पृथ्वी का मतलब हो गया जियो, तो इस कॉन्सेप्ट को जियोसेंट्रिक अवधारणा कहा गया। क्या कहा जाता है? इस कॉन्सेप्ट को जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहा गया, दैट इज जियोसेंट्रिक अवधारणा। भाई पृथ्वी को जियो कहते हैं और ये सेंटर में है, तो सेंट्रिक अवधारणा क्या कहा गया? इसे कहा गया जियोसेंट्रिक अवधारणा। ये टॉल्मी साहब हैं और आप जियोसेंट्रिक अवधारणा का उन्होंने क्या बताया इस तरीके से आप देख सकते हो कि भैया पृथ्वी केंद्र में। लेकिन एक बात पक्की है कि सर इसमें थोड़ा सा लोचा हमें नजर आ रहा है। ये अगर आज के हिसाब से देखें तो आज के हिसाब से तो ये हमें सर गलत लग रही है बात। ठीक है, यही बात बहुत दिनों तक चलती रही। पहला सवाल इसमें क्या बना? जियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी थी? याद रखिएगा, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द टॉल्मी। किसके द्वारा? ये टॉल्मी साहब के द्वारा दिया गया था जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिसके केंद्र में बताया गया पृथ्वी। आप मून देख सकते हो, मरकरी, वीनस, सैटर्न, जुपिटर। उन्होंने देखा कि इवन सूर्य तक भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। यह बात उन्होंने इस कॉन्सेप्ट में साफ बताई। ठीक है, चलिए फिर यह बात चूंकि हजम होने वाली थी नहीं, हजम होने वाली नहीं थी, फिर आए कॉपरनिकस। कौन आए? कॉपरनिकस। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च से इस बात को साबित कर दिया। कौन आते हैं? कॉपरनिकस आए, निकोलस कोपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस। कॉपरनिकस आए, उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि टॉल्मी भैया कुछ गलत बता रहे हैं। कि कैसे? कि हमने इस बात की खूब स्टडी की है कि ऐसा नहीं है। कि कैसा है साहब? उन्होंने बताया कि सूर्य है केंद्र में, पृथ्वी नहीं है। कौन है? सूर्य केंद्र में। हालांकि उन ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य भी नहीं है, लेकिन उनकी यह बात टॉल्मी साहब के मुकाबले ज्यादा सही नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। इन्होंने साफ कहा कि भैया ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है बाबू। अब सूर्य आंख का गोला है, हेलियोसेंट्रिक। कौन सा कॉन्सेप्ट माना गया? इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं दैट इज हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। इसे हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहा गया। क्या कहा गया? हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। तुम देखते हो कि सूर्य बीच में है, बाकी उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे ये कहानी हुई है। ठीक है, कॉपरनिकस साहब ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है ना कि पृथ्वी। लेकिन अब बात यहां याद रखें, गुरुजी ये तो ब्रह्मांड क्यों कह रहे हैं ये, जबकि हमें सबको पता है सर, आज की तारीख में हम जानते हैं कि ये तो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है। तो उस समय इनको लगता था कि जो दिख रहा है वही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इस बात की खोज बाद में और लोगों ने की जब दूरबीन वगैरह का आविष्कार हो गया। ठीक है, दूरबीन वगैरह का आविष्कार हो गया, साइंस आगे बढ़ी, मैथ आगे बढ़ा, बहुत चीजों को लगाकर इस बात सेट हुई कि नहीं नहीं ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है यार। ठीक है, तो कॉपरनिकस साहब ने कहा कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के माध्यम से, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा के माध्यम से इन्होंने कहा कि भैया बात ऐसी है कि सूर्य केंद्र में है ना कि पृथ्वी। क्या आप जानते हैं? आपको नहीं मैं बता दूं, इनकी इस बात का बड़ा विरोध होने के, अरे क्या बात कर रहे हो, ये कैसा आदमी है भैया कि ये कह रहा है कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, माता के बारे में ऐसी बातें। ये भी किदवंती आती है कि इस बात के लिए बाद में इन्हें सजा भी मिली कि यार तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, है? थोड़ा तो शर्म लिहाज करो यार। ठीक है, जबकि बात इनकी सही थी कि हां साहब ऐसा है। फिर देखिए, फिर आते हैं जोहान केपलर। केपलर के नियम आपने सुने हैं। उसके बाद केपलर महोदय आए, केपलर्स लॉ आप सबने पढ़े होंगे। कितने बच्चों को पता है, कितने बच्चों के लिए बात सुनी हुई लग रही है और कितने बच्चों के लिए ये सुनी सुनी बात लग रही है कि ई कौन है केपलर? केपलर एक शख्स थे जिन्होंने नियम दिए ग्रहों की गति के, और इन्होंने इस बात को पूरा पुरजोर समर्थन किया कि देखो भैया बात ऐसी है, सूर्य ही केंद्र में है और जो ग्रह घूम रहे हैं उन ग्रहों के घूमने के अपने सर्टेन लॉज हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का हर घर ग्रह मीना बाजार में घूम रहा है वो कहीं भी जाके घूम लगेगा, ऐसा नहीं है। एक नियम है केपलर। इन्होंने ग्रहों की गति संबंधित नियम दिए।
क्या दिए? ग्रहों की गति से संबंधित नियम। ग्रहों की गति से संबंधित नियम दिए। गति से संबंधित नियम। द लॉ रिगार्डिंग द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। रिगार्डिंग द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, कि ग्रह कैसे घूमते हैं। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स में उन्होंने कुछ नियम दिए कि भैया देखो ऐसा है। ठीक है बेटा, क्लास चल रही है, 1 बजे क्लास लेता तो हूं। शुभम सिंह अभी मेरे को आज सर भी बता रहे थे, मैंने क्या ऐसा तो नहीं है 1 बजे डेली क्लास हो रही है उनकी एप्लीकेशन पे। कैसे बच्चे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या तो नोटिफिकेशन में क्या इशू है, कैसे है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं क्लास, अभी भी मेरी क्लास है 1 बजे, प्राइम मिनिस्टर पढ़ाने वाला हूं, अभी भी तो क्लास है मेरी, मैं तो डेली क्लास ले रहा हूं। पता नहीं कैसे समझ में नहीं आ रही है बेटा। चलो देखिए, समझ गए, केपलर के नियम दिए। उसके बाद आगे बढ़ी कहानी। एक शख्स थे विलियम हर्शेल। कौन आए? विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने कहा कि देखो तुम तो केवल ग्रह और सूर्य बता रहे हो, इतना नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है। कि क्या है इससे आगे बहुत कुछ? कि बाबा ये सब ब्रह्मांड का एक अंश है। कि इससे आगे भी कुछ है क्या? कि इससे आगे बहुत कुछ है। अच्छा, फिर आए विलियम हर्शेल। कौन आते हैं साहब? एक शख्स जिनका नाम विलियम हर्शेल था। विलियम हर्शेल आए। विलियम हर्शेल। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती है वैसे वैसे रहस्यों पे से पर्दा उठना शुरू हो जाता है। एक शख्स विलियम हर्शेल आए, उन्होंने कहा कि देखिए हम जो देख रहे हैं, तुम पृथ्वी को देखो, तुम सूर्य को देखो, ग्रहों को देखो, ये केवल हमारे आकाशगंगा का अंश मात्र है। इन्होंने कहा कि ग्रह, हमारा सूर्य, जो हमारा तारा है, जो ग्रह हैं, ईटीसी, ये सब आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। मतलब यह हुआ कि इनसे भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आकाशगंगा का अंश मात्र हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब हमारे, जो हमें दिख रहा है वही सब कुछ है, कि ना बाबा ऐसा कुछ नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ है। फिर एक शख्स आते हैं जिनका नाम था एडविन हब्बल। कितने बच्चों ने एडविन हब्बल का नाम सुना है? कमेंट करके बताइए। मैं पूछूंगा नहीं कुछ इनके बारे में, लेकिन यह बता दो कि हां सर हमने सुना है। कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि एडविन हब्बल का नाम हमने सुना है? एडविन हब्बल साहब आए, इन्होंने कहा कि भैया क्या बात कर रहे हो आप, सुना है कि आकाशगंगा तो छोड़ो, ब्रह्मांड है, पता नहीं कितनी आकाशगंगाएं हैं। इन्होंने बताया कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। इन्होंने सबसे पहले बताया कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। और कोई चीज एक्सपेंड कब करती है? जब वो पैदा हुई हो। क्यों भैया? कोई चीज एक्सपेंड कब करती है? कोई चीज एक्सपेंड तब करती है जब वो चीज फैल रही हो। ये बात एडविन हब्बल साहब ने बताई फिर विलियम हर्शेल साहब ने। ये वो बातें थी जिस समय बहुत साइंस आगे नहीं थी, लेकिन कहानी जब आगे चलनी शुरू हुई तो बहुत सारी बातों को जन्म मिला। ठीक है, बहुत सारी बातों को। अब चूंकि ये थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ इनिशियल कॉन्सेप्ट, जिनके बारे में कुछ, लेकिन अभी भी बहुत बात क्लियर हुई नहीं। अब देखिए साहब, इस सब चलने के बाद एक थ्योरी आती है। इनके बाद एक थ्योरी ने जन्म लिया, जिस थ्योरी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। याद रखिएगा कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं। उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं। देयर आर मैनी कॉन्सेप्ट, बहुत कॉन्सेप्ट हैं। ब्रह्मांड का ओरिजिन जब हुआ तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वर्तमान में जो सबसे प्रमाणिक है
वर्तमान में जो सबसे प्रमाणिक है, सबसे प्रमाणिक, जो सबसे ऑथेंटिक है, द मोस्ट ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट कौन सा है? मोस्ट ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट है बिग बैंग थ्योरी। कौन सा है साहब? बिग बैंग थ्योरी। इसे हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। कौन सा है? महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत। आज इसी कॉन्सेप्ट को आधार बनाकर हम रिसर्च कर रहे हैं। आज जितनी भी रिसर्च हो रही है कि भाई ब्रह्मांड कैसे हुआ, इस कॉन्सेप्ट का बेस बनाया हुआ है कि भाई इसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाकर बात करो। ठीक है, कौन सा? बिग बैंग थ्योरी। अच्छा, किसके द्वारा दी गया? एक शख्स हुआ करते थे, बेल्जियम के रहने वाले हैं, एक पादरी हैं जिनका नाम है जॉर्ज लेमेटर। कौन है? जॉर्ज लेमेटर, एक पादरी थे। अभी मैंने आपको कुछ वो इमेजेस दिखाई हैं जो आप थोड़ी देर बाद समझोगे, लेकिन आप ये समझ लो कि इन इमेजेस के माध्यम से तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ये पादरी हैं जॉर्ज लेमेटर जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, महाविस्फोट का सिद्धांत। लेकिन महाविस्फोट के सिद्धांत और चीजें कैसे बनी वो इस डायग्राम से स्पष्ट होंगी, लेकिन पहली दृष्टि में ये डायग्राम आपको स्पष्ट नहीं होगा जब तक कि मैं नहीं बता दूंगा। मैं बता दूं, उसके बाद मैं फिर डायग्राम पर लाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए कि भाई कैसे ये काम करता है महाविस्फोट का सिद्धांत। आइए, महाविस्फोट के सिद्धांत के बारे में इसे किसने दिया था? इसे जॉर्ज लेमेटर ने दिया था। किसने दिया था? गिवन बाय द जॉर्ज लेमेटर। जॉर्ज लेमेटर। याद रखिएगा, यह प्रश्न अच्छा बनता है कि जॉर्ज लेमेटर कौन थे। तो जॉर्ज लेमेटर एक पादरी हुआ करते थे बेल्जियम के। कल ही बेल्जियम बड़ा चर्चाओं में रहा करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चा बता सकता मुझे बताइए। ये बेल्जियम के पादरी थे। ये बेल्जियम के एक पादरी हैं। किसके पादरी थे? ये बेल्जियम के पादरी हैं और 1927 में इस सिद्धांत को दिया गया। 1927 में इस सिद्धांत को दिया जाता है। 1927 में किन्होंने? एक पादरी हैं जॉर्ज लेमेटर। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास को शेयर कीजिए आप सभी लोग। लेकिन देखिए, विज्ञान और धर्म का संबंध हो सकता है, लेकिन कोई बहुत प्रगाढ़ संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार धार्मिक आख्यानें विज्ञान के आख्यान से अलग हो जाती हैं। लेकिन एक पादरी के द्वारा दिए गए इस कॉन्सेप्ट को 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने एक्सप्लेन किया। 1967 में रॉबर्ट वैगनर के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। किसके द्वारा सरकार? रॉबर्ट वैगनर के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया जाता। अब सवाल यह है कि ये तो ठीक है, बिग बैंग थ्योरी है क्या है बिग बैंग थ्योरी, कैसे काम करती है? सर अब ये बताइए। ये तो बात समझ में आ गई। रॉबर्ट वैगनर ने इसको एक्सप्लेन किया। जॉर्ज लेमेटर जो एक पादरी हुआ करते थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। आप ये जो चीज देख रहे हो, यही है वो बिग बैंग जिसमें एक विस्फोट हो रहा है। लेकिन आप इसको बहुत विस्तार से समझिए कि कहानी है क्या। उसके बाद आप चीजों को बनता हुआ देख रहे हैं, है ना? ठीक है, पैसा नहीं कट रहा है तो वो अभी हम आपको बता देंगे इस विषय में। कोई उपाय बता देंगे। उपाय क्यों नहीं बताएंगे? देखिए क्या कहती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है भैया? देखिए बिग बैंग क्या कहता है। बिग बैंग का सिद्धांत क्या कहता है, जरा देखिए। तेरी मेरी स्टोरी जैसे बिग बैंग थ्योरी गाना भी था एक, लेकिन इतना आसान नहीं है। किसी की भी स्टोरी बिग बैंग एक्चुअल में हो नहीं सकती है, क्योंकि बिग बैंग बहुत बड़ी चीज है। बिग बैंग सिद्धांत यह कहता है जस्ट लाइक ए बूम, है ना? बिग बैंग कॉन्सेप्ट यह कहता है कि आदि काल में, कि कब?
कि लगभग 13.6 अरब साल पहले की। अच्छा, इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले एक पिंड है, सबसे पहले एक पिंड है। अब देखना है पिंड कितना बड़ा है। सबसे पहले है एक बॉडी, और ये जो बॉडी है, इस बॉडी की कुछ विशेषताएं हैं कि क्या है साहब, जरा बताएंगे। कि इस बॉडी में डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, और साहब इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। इसका क्या ज्यादा है? इसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। हां सर, इतनी बात तो हम जानते हैं कि जब कोई चीज डेंस होती है तो वो बहुत ज्यादा उसका टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। अब इमेजिन नहीं करोगे, इमेजिन इसलिए नहीं कर सकते, अभी पैर कुछ ठीक है, वो दर्द बकायदा बना हुआ, दर्द नहीं जा रहा, पैर से चलन फिरन तो ठीक है हमारा, लेकिन वो स्वेलिंग और दर्द नहीं जा रहा। चलो कोई बात नहीं, अब उसको जाने दीजिए। अब क्या मसला है कि साहब ये इतना डेंस था, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि हो सकता मटर के दाने के बराबर हो। यह भी मिथ निकल कर आता है कि शायद इतना डेंस था कि शायद मटर के दाने के बराबर हो। गुरुजी, एक मटर के दाने से तुम जानते हो सर आप क्या कह रहे हो? अब यार मैं कह रहा हूं तो वही मैं कह रहा हूं जो पता है मुझे। गुरुजी, एक मटर का दाना फटा ब्रह्मांड बन गया। लोग ये भी कहते हैं कि डेंसिटी शायद इतनी हो सकती है कि शायद मटर का दाना हो, शायद इतना जैसे एक मटर का दाना। हजम हो रही है बात? हजम हुई कि गुरुजी इतनी डेंसिटी कि एक मटर के दाने के बराबर? भाई क्या लगता है, कुछ मतलब है यकीन वकीन? गुरुजी विश्वास नहीं होता, पर क्या बोले, विज्ञान है सब, है ना। और जब ये जो पिंड था, ये जो बॉडी थी, एक दिन इस बॉडी में विस्फोट हो गया, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, इसमें विस्फोट हुआ, इसमें विस्फोट हो गया, इसमें एक विस्फोट हो जाता है। और ये जो विस्फोट है, इसी को बोलते हैं बिग बैंग। क्या कहा गया? बिग बैंग। इसी को कहा गया महाविस्फोट। क्या कहा गया? महाविस्फोट। इसी को कहा गया कॉस्मिक एक्सप्लोजन। क्या कहा गया? इसी को कॉस्मिक एक्सप्लोजन कहा गया। जी सर बिलीव, हां हो सकता है, अब है तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्यों जी। इसी को क्या कहा गया? बिग बैंग, महाविस्फोट और कॉस्मिक एक्सप्लोजन इसे कहा गया। जैसे ये महाविस्फोट आया, इसमें से सबसे पहले पदार्थ निकला। इसी महाविस्फोट के बाद क्या आया? सबसे पहले पदार्थ निकला। इसमें से क्या निकला? इसमें से निकला पदार्थ, दैट इज मैटर। इसी में से मैटर निकला। और ये जो मैटर है, आप जानते हैं, साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, तो ये सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और ये गैस हो सकता है। हालांकि शुरुआती फेज में तो ये बातें, अब तो बहुत सारी है ना, बहुत 5 स्टेज अब बताई जाती हैं। 5 स्टेज कौन सी हैं बताइए? अब 5 स्टेट है मैटर की। ये सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, हां सर, इससे मैटर निकला। और उन्होंने कहा कि ये जो मैटर था, यही मैटर फिर ठंडा हुआ, इससे ही ठंडा होकर, इससे ही ठंडा होकर, जब ये ठंडा होकर या क्या निकल कर आया? सॉलिडिफिकेशन। ठंडा हुआ या इसका सॉलिडिफिकेशन हो गया, ये ठोस में बदलता चला गया, सॉलिडिफिकेशन होता है। इसी सॉलिडिफिकेशन से कुछ चीजें सामने आई। क्या चीजें सामने आई भैया? इसके सॉलिडिफिकेशन से सामने आई कुछ बातें, जैसे इससे बने ग्रह। क्या बने? ग्रह। इससे बने उपग्रह, इससे बने उपग्रह। अब मैं तुम्हें एक बहुत रहस्य की बात बता रहा हूं। उपग्रह, इससे बने आकाश गंगा,
सूर्य, ये सब इससे बनने शुरू हुए। इससे बनी आकाश गंगाएं, आकाश गंगाएं बनी। आप लोगों में से कितने लोगों ने एक शब्द सुना है, डार्क मैटर? बताइए, कितने लोगों ने एक शब्द सुना है डार्क मैटर? बताइए। क्या सर हमने सुना है, या आप लोगों ने सुना हो डार्क एनर्जी? डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, जिसके बारे में ये कहते हैं कि वो इतनी है कि जिसका कुछ पता नहीं है। प्रश्न ये निकल कर आता है कि ये जो इसमें से जो मैटर निकला, क्या सारा मैटर ठंडा हो गया था? क्या सारा मैटर ठंडा हुआ? सुना आप लोगों ने? नहीं, सारा मैटर ठंडा नहीं हुआ। यानी कि ब्रह्मांड की इस बिग बैंग के बाद जो भी मैटर निकला है उसमें थोड़ी बहुत चीजों से ही क्या बन गए हैं, ये कहीं सूर्य बन गया है, कहीं ग्रह बन गया है, कहीं उपग्रह बन गया है। गुरुजी बहुत छोटी चीज से। अच्छा, यानी फिर बाकी चीज जो निकली वो कहां है? गुरुजी वो यूनिवर्स में है। अच्छा, उसे क्या कहते हैं? अरे गुरुजी उसी को डार्क एनर्जी कहते हैं। अच्छा, ये बात है क्या? कि हाँ सर, और गुरुजी उसी की खोज में लगी हुई है दुनिया। अरे ये बात है, मतलब सारा मैटर ठंडा नहीं हुआ था? कि हाँ सारा मैटर ठंडा नहीं हुआ सर, थोड़ा बहुत ही ठंडा होकर ये सब बना दिए। तो क्या मैं ये मानूं कि जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है? हाँ सर, जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड अनंत है। ओके, ब्रह्मांड में इसका मतलब और बहुत। हाँ सर, जो है, जो दिख रहा है वो 1 या 2% है। भैया फिर तो तुम्हारी बात ठीक है। हाँ सर, डार्क एनर्जी इतनी बड़ी है कि पता ही नहीं है आपको कितना है। ओके, डार्क एनर्जी के केस में ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी बहुत रिसर्च कर रही है, निकालना पड़ेगा उस एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए। समझ गए? तो यहां से ग्रह उपग्रह बनने शुरू हुए। अब बात आगे देखिए, समझ में आ गई? क्लियर? आइए, ब्लैक होल में सब बताऊंगा। बेटा रुक जा तू अभी, मेरे भैया, मेरे बाबू, मेरे दोस्त, तू रुक तो सही। देख रहे हो? यहां देखिए, द एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। यहां आपने बिग बैंग देखा, यहां आप एक टर्म देख रहे होगे डार्क। ये है, यहां पर निकला डार्क मैटर। क्या निकला? डार्क मैटर। फिर फर्स्ट स्टार अपीयर, दिखने लगा। धीरे धीरे स्टारों ने ग्रुप बनाए, गैलेक्सी दिखने लगी, और फिर ग्रह उपग्रह आज आपको दिखाई देते हैं, द मॉडर्न गैलेक्सीज। सबसे पहले ये फटा, ये जो काले रंग का दिख रहा है ये डार्क मैटर है। क्या है ये डार्क मैटर। नहीं दिख सकता तो यहां देख लीजिए, ये बिग बैंग हो रहा है। क्या हो रहा है? ये हुआ बेटा बिग बैंग। बिग बैंग के बाद ये एनर्जी आपको निकलती यहां दिखाई दे रही है, छोटे छोटे पिंड बनते यहां दिखाई दे रहे हैं, और आपको फिर वर्तमान का यूनिवर्स दिखाई दे रहा है। नहीं जी, इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हो कि एकदम से नहीं आए। एक बात बताओगे सर? मैंने कहा पूछो। आप कह रहे हो कि मैटर निकला, मैंने कहा हाँ भैया मैटर निकला। अच्छा, ठंडा भी हुआ होगा? कि हाँ भाई ठंडा हुआ होगा। सर कितनी देर में ठंडा हुआ? इसी बात की जानकारी करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि 1 सेकंड में सब कुछ हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि 1 सेकंड का समय लगा था। ठीक है, देखो साइंस कितनी आगे है, एक एक सेकंड का हिसाब को जोड़ना पड़ता है। कि गुरुजी कुछ लोग कहते हैं 1 सेकंड लगा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 1 सेकंड से ज्यादा का समय लगा था। ये आप हमारी आकाशगंगा में घूमते हुए ग्रह वगैरह सब देख सकते हो। ये बिग बैंग के बाद एक क्रम बनता चला गया, जो हमें आज मॉडर्न फेज में चीजें दिखाई देती हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए साहब, तो बिग बैंग थ्योरी हो गई। देखिए, अगर मैं बिग बैंग को पिक्चराइज करने की कोशिश करूं, तो अगर ऐसे बिग बैंग हुआ होगा, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, ये क्या हुआ है, हम ये मान लेते हैं कि बिग बैंग हुआ है इस तरीके से, दैट इज बिग बैंग। तो सर बिग बैंग के बाद मैटर अगर निकलेगा, तो अगर हम गलत नहीं है तो मैटर इस तरीके से निकलता है, इस तरीके से। क्यों जी, निकलता है कि नहीं निकलता? कि हाँ सर, वो तो ऐसा थोड़ी है कि एक तरफ को भगेगा मैटर। हाँ सही बात है, एक तरफ को नहीं भगेगा। तो सर अगर हम इस हिसाब से इसको बिग बैंग मान लें कि सर ये आपकी बिग बैंग है, ये महाविस्फोट हुआ है, तो ये मैटर फैल रहा है इस तरीके से। मैंने कि हाँ भैया बात बिल्कुल सही है। सर अगर मैटर ये फैल रहा है तो आपको हम एक चीज बताएं, मैंने कि बताओ कि सर ऐसा भी हो सकता है कि एक हमारी पृथ्वी यहां है मान लीजिए, और पृथ्वी के पास कोई चीज यहां है, ये कोई दूसरी बॉडी है जो इसी मैटर से बनी है, दूसरी चीज जो इसी मैटर से बनी है। तो अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो इनके बीच की दूरी घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए?
हम मान लेते हैं पृथ्वी के केस लेकर चलो, पृथ्वी के पास कोई दूसरी चीज है जो इसी मैटर से बनी, तो वो भैया वो दूर दिखनी चाहिए कि वो पास आनी चाहिए? प्रेमी जी बताइए। देखिए साहब, तो अगर बिग बैंग है, ये बात सच है, तो वो चीज हमसे दूर जानी चाहिए कि नजदीक आनी चाहिए? अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो समझ लीजिए हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है ना? दूर जानी चाहिए, डिस्टेंस बढ़नी चाहिए। आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ये क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। अच्छा, इस बात को साबित किया जा चुका है डॉपलर प्रभाव से। यह बात साबित हो चुकी है डॉपलर प्रभाव से। डॉपलर प्रभाव से इस बात को साबित किया जा चुका है। डॉपलर इफेक्ट से यह बात साबित हो चुकी है कि हां भैया हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। किससे? मैटर कहां गया? मैटर लगातार ब्रह्मांड में ही है, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। बहुत बड़ी चीज है मैटर, ठीक है। जब यह डॉपलर प्रभाव से यह बात साबित हुई तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि डॉपलर प्रभाव क्या है। डॉपलर प्रभाव क्या है? डॉपलर प्रभाव क्या है? कितने बच्चे जानते हैं डॉपलर प्रभाव क्या है? इस बात को समझ लीजिए क्योंकि यह आपको बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा। देखो भैया, बात ऐसी है कि जो रोशनी होती है, प्रकाश जो होता है, प्रकाश जो होता है, प्रकाश जब हमारे वायुमंडल से गुजरता है, किससे गुजरता है? जब हमारे वायुमंडल से गुजरता है। जब किससे गुजरता है? हमारे एटमॉस्फेयर से। तो याद रखना कि हमारा एटमॉस्फेयर उस केस में एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? प्रिज्म की तरह कार्य करता है। और इस प्रिज्म से गुजरने के बाद यह लाइट कुछ भागों में टूट जाती है, जिसे विबग्योर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये 7 रंगों में टूट जाती है लाइट। कितने रंगों में? ये 7 रंगों में टूट जाती है, जिसे विबग्योर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? विबग्योर। समझ में आई? जब प्रकाश हमारे वायुमंडल से गुजरता है तो विबग्योर में टूट जाता है। कई बार आप इसको वो बोलते हैं बिट्टू बाबू की, वो इंद्रधनुष बन गया। क्या बन गया? इंद्रधनुष। विबग्योर में टूट जाता है। याद रखना, डॉपलर प्रभाव यह कहता है कि जब कोई भी लाइट वायुमंडल से गुजरेगी या प्रिज्म से होकर गुजरती है, हमारा वायुमंडल प्रिज्म की तरह ही काम करता है, तो ऐसी स्थिति में लाइट सीधी नहीं आती है। चली ऐसी तो ऐसी आनी चाहिए कि नहीं साहब? ऐसी नहीं आती है, वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। क्या होती है? जिसे शिफ्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जिसे शिफ्टिंग कहा जाता है। दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ लाइट। तो उन्होंने कहा कि जब शिफ्टिंग ऑफ टूटने के साथ साथ लाइट ऊपर नीचे बेंड होती है, कि हां साहब, कि अगर आपको दिखाई दे, अगर आपको यह दिखाई दे रहा है कि प्रकाश जो वायुमंडल से गुजरा, अगर वो लाल रंग की तरफ को शिफ्ट कर गया है, किस तरफ को? लाल रंग की तरफ को, तो समझ लेना वस्तु दूर जा रही है। और देखना कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी होकर आती है लाइट। अगर वो लाइट ब्लू कलर की तरफ को शिफ्ट कर गई है, किस तरफ को? ब्लू कलर को, तो समझ लेना कि वो वस्तु हमारे पास आ रही है। अगर रेड कलर की तरफ को शिफ्ट कर गई, ठीक है, ठीक है, अगर रेड कलर की तरफ को शिफ्ट कर गई तो समझ लेना वो क्या कर रही है? वस्तु दूर जा रही है। वस्तु क्या जा रही है? वस्तु दूर जा रही है। और अगर वो ब्लू कलर की तरफ को शिफ्ट कर गई तो समझ लेना कि वस्तु नजदीक आ रही है। वस्तु क्या आ रही है? नजदीक आ रही है। अच्छा, तो सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि देखिए सुनिए, तुम जो मान लो बिट्टू है, अब बिट्टू पृथ्वी पे है, बिट्टू मौजूद है पृथ्वी पर, यह कोई दूसरी चीज है और इस चीज से बिट्टू की तरफ को लाइट आ रही है।
क्या आ रही है? लाइट। अरे तभी तो चमक रही है, तभी तो चमक रही है जब लाइट आएगी। किस तरफ को? दूसरी चीज से। अब बिट्टू की तरफ लाइट आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि बिट्टू आयन स्पून जाकर बैठा है कि देखो पृथ्वी में तो वो हूं साबू चाचा चौधरी का और वायुमंडल से पार निकल गया। नहीं, मैं तो पृथ्वी पे हूं सर। हाँ बिल्कुल सही बात है कि सर अगर मैं टेलीस्कोप से भी देखूंगा, चाहे मैं कैसे भी देखूं, अगर वहां से लाइट आ रही है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही चीजें चमकती हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो जब वहां से चीज आएगी तो सर वो तो वायुमंडल से गुजरेगी। मैंने कि हाँ गुजरेगी वायुमंडल से। अच्छा, तो उससे आने वाली लाइट जब वायुमंडल से गुजरेगी तो मैं उसका प्रिज्म में देख लूंगा उसे। मैंने कहा हाँ देख लेना। उससे उसका क्या करोगे भैया? कि सर मैं प्रिज्म में देख के ये पता लगा लूंगा कि वो जो लाइट आ रही है वो रेड कलर की तरफ जा रही है कि ब्लू कलर की तरफ। अच्छा, तो सर मैं ये बता दूंगा ना, मैं ये बता दूंगा कि दूर जा रही है कि पास जा रही है। सही बात है। तो याद रखना कि दूसरी वस्तुओं से पृथ्वी की तरफ जो प्रकाश आता है उसकी शिफ्टिंग रेड है। क्या है? रेड। जो इस बात को साबित करता है कि पृथ्वी से ये चीज दूर जा रही है। इन दोनों की सापेक्षिक जो दूरी है वो बढ़ रही है। हाँ ये बात तो है। फिर तो क्या है? फिर तो दूरी बढ़ रही है सर। मैंने कहा हाँ भैया ये बात डॉपलर इफेक्ट से साबित होती है। याद रखना कि यह किस पर आधारित है? यह लाइट की शिफ्टिंग पर आधारित है। यह लाइट की शिफ्टिंग पर आधारित है। लाइट की शिफ्टिंग पर आधारित चीज है। इट इज बेस्ड ऑन द शिफ्टिंग ऑफ लाइट। हां सर, बात समझ में आई हमारे। ठीक है, जब सर लाइट की शिफ्टिंग पर आधारित है तो पता चलता है कि ब्रह्मांड से आने वाला जो प्रकाश है वह किसी दूर वस्तु से ही आ रहा होगा। ब्रह्मांड से आने वाला प्रकाश किस तरफ को शिफ्ट कर रहा है? से आने वाला प्रकाश लाल रंग की तरफ को शिफ्ट कर जाता है। प्रकाश रेड शिफ्टिंग पैटर्न दिखाता है। क्या दिखाता है? रेड शिफ्टिंग पैटर्न दिखाता है। इट शोज द रेड शिफ्टिंग पैटर्न। और जब ये रेड शिफ्टिंग पैटर्न दिखाता है, इस बात से साबित होता है कि वस्तुएं दूर जा रही हैं, ब्रह्मांड फैल रहा है। ठीक है, अभी हम बेटा आपकी बात कराएंगे किसी ना किसी से जरूर, है ना। पैटर्न दिखाता है, इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है। यह बात डॉपलर इफेक्ट समझ में आ गया? बिल्कुल सही बात है। डॉपलर इफेक्ट ऐसे ही काम करता है किसमें? लाइट, उसमें भी काम करता है, साउंड में। ठीक है, याद रखना। तो यह बात साबित होगी ब्रह्मांड फैल रहा है। अच्छा, क्या क्या चीजें बनी और कैसे कैसे चीजें बनी है जरा देखिएगा। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट। यहां तक आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया डॉपलर इफेक्ट क्या है। बहुत शानदार। अब आगे देखिए। तो जब ये बिग बैंग हुआ, इस बिग बैंग के बाद क्या हुआ? बिग बैंग के बाद, बिग बैंग के बाद माना गया कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अच्छा, बिग बैंग कितने दिन पहले हुआ होगा? कितने दिन पहले बिग बैंग हुआ? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। याद रखना कि यह घटना 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। हमारे बिग बैंग के बाद हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। हमारे ब्रह्मांड की हुई है उत्पत्ति। और जब हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो अब समझना सारी चीजें सिस्टमैटिक। उसके बाद आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। और आकाश गंगाओं के बाद उसमें तारे बने। तारों के चारों तरफ बनने वाले ग्रह हैं और ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले उपग्रह हैं। ठीक है, एक तरीके से आप यह कह सकते हो कि ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड है द ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। क्या है? ब्रह्मांड रहा ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। क्या रहा है साहब? आज होगा बेटा नरेंद्र जी, होगी क्लास होगी। ब्रह्मांड क्या रहा सरकार? ब्रह्मांड रहा ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज एंड द ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज द ग्रुप ऑफ स्टार, गैलेक्सी। ठीक है, और जब तारा, कोई एक तारा होता है, एक ग्रह होता है, कुछ उपग्रह होते हैं,
इसी से हमारा सोलर सिस्टम बन जाता है। इस प्रकार एक सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। इस प्रकार एक सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। इस प्रकार एक सोलर सिस्टम का क्या होता है? निर्माण। समझे भैया? तो सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे हैं ग्रह, ठीक है, सबसे नीचे ग्रह, फिर आते हैं तारे, हमारा सूर्य भी एक तारा है, उसके ऊपर गैलेक्सीज हैं जिसे आकाश गंगाएं कहा जाता है, और बहुत सारी आकाश गंगाएं क्या हैं? वो ब्रह्मांड की क्या हैं? में निर्माण होता है। ये क्या है? क्या पूछना चाह रहे हैं? डाउट पूछिए, पूछिए। समझ में आ गई साहब? उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई भी समस्या है नहीं, ठीक है, बोलो कोई डाउट यहां तक? चलो ठीक है, एनी डाउट? नेबुला भी इसी टॉपिक में, अब नेबुला ही पढ़ाऊंगा, आकाश गंगाओं का निर्माण, ठीक है, कौन से? आकाश गंगाओं का निर्माण। अगली क्लास में हम आकाश गंगाओं का निर्माण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आकाश गंगाओं का निर्माण, ठीक है। कमेंट करके आपको यह जरूर बताना है इसके बाद कि बिग बैंग थ्योरी को साबित करने के लिए वर्तमान में कौन सा प्रयोग चल रहा था जो 2018 में बंद कर दिया गया। ठीक है, ठीक है।